इन सभी के बारे में मैं थोड़ा अंदर से हर एक इंसान जैसे हिल गया वैसे मैं भी हिल गया। और ऐसा होता है कि बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, श्रद्धांजलि जो देते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए, तो वो मौन रख के की जाती है। लेकिन मुझे लगता है ये जो दुर्घटना हुई, इसमें श्रद्धांजलि हमें बात करके, हमें इस सिस्टम को कैसे इम्प्रूव किया जाए, इसमें कोई खामियां थी क्या उसको ढूंढ के हमें एक संदेश देना चाहिए, और हमें बोल के एक श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए इन लोगों के बारे में। लेकिन जब मैं दुर्घटना के जो वीडियोस बार बार टीवी पे दिखाए जा रहे थे, तो वो जो कोड है उसमें बहुत सारे ऐसे वीकनेसेस है, ऐसे फ्लॉज है जो हैकिंग के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वो ग्राउंड पे है, वो सेंसर डिटेक्ट करता है। जब जैसे ही जहाज हवा में जाएगा तो एक एंगल आता है। तो मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ और मुझे पता है कि ऐसे वीडियोस हमें तुरंत नहीं बनाने चाहिए। तो पहला रहता है ओपन डेटा नेटवर्क, दूसरा रहता है आईडीएन जिसे आइसोलेटेड डेटा नेटवर्क कहा जाता है, तीसरा रहता है सीडीएन। ओडीएन नेटवर्क से आईडीएन नेटवर्क को बाईपास करके वो सीडीएन तक पहुंच सकता है, और वहाँ पे वो बहुत सारी मालिशियस एक्टिविटी, हैकिंग एक्टिविटीज़ कर सकता है। नमस्ते फ्रेंड्स। आज बहुत दिनों बाद मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बहुत दिनों से मुझे समय नहीं मिल रहा था वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए। लेकिन आज का वीडियो थोड़ा अलग टॉपिक पे है। जो अहमदाबाद, भारत में जो एक प्लेन की दुर्घटना घटी कुछ ही दिनों पहले, 8-10 दिन ही हुए हैं। और बोइंग का 787 जो प्लेन है, वो दुर्घटना में बहुत सारे लोगों की मौत का कारण बना। और अभी तक हमें पुख्ता जानकारी नहीं है कि ये दुर्घटना कैसे घटी, इसमें कोई मेंटेनेंस का फ्लॉ था या कुछ अलग चीज़ें इन्वॉल्व थी। तो हमें कुछ भी पता नहीं है। लेकिन जब मैं दुर्घटना के जो वीडियोस बार बार टीवी पे दिखाए जा रहे थे, बहुत सारे लोगों की फोटोज दिखाए जा रहे थे, तो इस दुर्घटना में जो प्लेन में जितने भी व्यक्ति थे और जो अ, जो अपने डेस्टिनेशन पे जाना चाहते थे, ये प्लेन लंदन जा रही थी अहमदाबाद से। और जो भी उनकी फैमिलीज थी, उनके फोटोज बार बार टेलीविजन और बहुत जगह पे दिखाए जा रहे थे। और ये बहुत ही शॉकिंग था। मेरे आंखों में तो आंसू ही आ गए ये सब देख के, कि इतने छोटे छोटे से बच्चे, एक फैमिली का, जहाँ वहाँ पे फोटो दिखाया जा रहा था जहाँ पे तीन छोटे छोटे बच्चे एक सीट पे बैठे थे, उनके मम्मी डैडी इस साइड बैठे, शायद उनका नाम जोशी था। अ, तो ऐसे छोटे छोटे बच्चे इस प्लेन दुर्घटना में अ, बहुत ही बुरी तरह से ऐसी दर्दनाक मौत के चपेटे में आ गए। बहुत सारे फ्लाइट में जो काम करने वाले लोग रहते हैं, बहुत सारे विदेशी लोग भी जो फ्लाइट में थे, पायलट जो दोनों थे, सभी की इसमें इस दुर्घटना में एक दुखद मौत हो गई। और ये प्लेन जहाँ पे क्रैश हुआ, वो जो मेडिकल के स्टूडेंट्स बहुत सारे थे वहाँ पे, उनकी जो दुखद मौत हुई। तो इन सभी के बारे में मैं थोड़ा अंदर से हर एक इंसान जैसे हिल गया वैसे मैं भी हिल गया। और ऐसा होता है कि बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, श्रद्धांजलि जो देते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए, तो वो मौन रख के की जाती है। लेकिन मुझे लगता है ये जो दुर्घटना हुई, इसमें श्रद्धांजलि हमें बात करके, हमें इस सिस्टम को कैसे इम्प्रूव किया जाए, इसमें कोई खामियां थी क्या उसको ढूंढ के हमें एक संदेश देना चाहिए, और हमें बोल के एक श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए इन लोगों के बारे में। क्योंकि इसमें शायद कल मैं भी रहता, मेरी फैमिली भी रहती, क्योंकि हम सब लोग प्लेन से ट्रैवल करते रहते हैं।
और मैंने कुछ महीनों पहले ही एयर इंडिया से भी ट्रैवल किया था। तो ये किसी के साथ भी हो सकता है। कोई भी दुर्घटना अगर हुई हुई है तो वो किसी के साथ भी हो सकती है। तो मुझे लगता है कि आज मैं कुछ, मेरा जो एक्सपर्टाइज है साइबर सिक्योरिटी में, उसके बारे में इस प्लेन दुर्घटना का कुछ लिंक मिल रहा है क्या, तो उसके बारे में मैं कुछ बात करना चाहता हूँ इस वीडियो के द्वारा। मुझे लगता है कि ये वीडियो शायद बहुत लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, और जिनको साइबर सिक्योरिटी की इतनी जानकारी नहीं है। तो साइबर सिक्योरिटी भी कोई एक एक्सीडेंट के लिए जिम्मेदार हो सकती है, या कोई ये साजिश भी हो सकती है, हमें अभी कुछ भी पता नहीं है। तो शायद इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जब आएंगे तो हमें पता चलेगा। पिछले कुछ दिनों से मैं अ, बहुत सारे वीडियोस देख रहा हूँ। बहुत सारे जो पायलट है, और जो भी एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स, और बहुत सारे एरोनॉटिकल इंजीनियर्स जो है, उनके बहुत विभिन्न चैनलों पे इंटरव्यूज आ रहे हैं। वो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि कैसे हवाई जहाज उड़ान भरता है, कैसे हवाई जहाज की सिस्टम काम करती है। तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस मैं देख रहा हूँ। लगभग 20 से ज्यादा लोगों की जो एक्सपर्ट है इस डोमेन के, एरोनॉटिकल में, तो उनके मैं वीडियोस देख चुका हूँ। और जब मैं बहुत सारे वीडियोस देखा तो मुझे पता चला कि सब लोग डिक्लाइन कर रहे हैं कि ऐसी दुर्घटना, ऐसे बोइंग जैसे एक एडवांस जो एरोप्लेन है 787, उसमें हो ही नहीं सकती। क्योंकि इस प्लेन में इतनी सारी खूबियां है, इतने सारे फीचर्स है, कि जिससे कंप्यूटराइज और हाइड्रोलिक कंट्रोल से एक अच्छे से एक बहुत ही वेल डिजाइंड एरोप्लेन है। तो इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं होती कि पायलट से कोई गलती हो, या फिर कोई मेंटेनेंस का फ्लॉ भी रहे तो भी वो छोटा मोटा फ्लॉ, उससे कुछ इतनी बड़ी दुर्घटना हो। तो ऐसे हो नहीं सकता। एक तो ये प्लेन जो है, ये पहले ही इसी अंतर्राष्ट्रीय अड्डे से दिल्ली में आई, दिल्ली से फिर अहमदाबाद आई। और तब तक तो इसमें कोई भी ऐसे सिग्नल नहीं मिला रहेगा जिस जो पायलट का जो डिस्प्ले पैनल रहता है उसमें उनको जानकारी पता चलती है कि फ्यूल कितना है, सब कुछ ठीक है कि नहीं, वो ग्रीन सिग्नल सब मिलते हैं। तो उसमें कोई भी उनको सिग्नल नहीं मिला रहेगा। इसीलिए वो बाद में अहमदाबाद से जब उड़ान भरी विमान ने, तो उसमें भी कोई अ, ऐसा वीकनेस, ऐसा कुछ पता नहीं चला सिस्टम में कोई। जैसे हम लोग कभी गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी में जैसे आपने अगर सीट बेल्ट नहीं पहना है तो वहां पे एक इंडिकेटर आ जाता है। तो वैसे ही प्लेन में बहुत सारे इंडिकेटर्स रहते हैं, और एक बहुत ही एक डिसिप्लिन वे से प्लेन चलाया जाता है, जिसमें हर एक व्यक्ति अपना अपना डिसिप्लिन स्टेप्स लेता है। जैसे हम लोग कितनी भी बार फ्लाइट से जाए, तो एयर होस्टेस हमें बताती है कि कैसे सीट बेल्ट पहनना चाहिए, कैसे एयर मास्क पहनना चाहिए, और वो सभी जानकारी हर बार वो देते हैं। तो एक बहुत ही डिसिप्लिन वे ऑफ प्रोसीजर, एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है एरोप्लेन में, और पायलट भी वही करते हैं। तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं कि पायलट से कोई गलती हुई रहेगी, क्योंकि ये बहुत ही एक्सपर्ट पायलट है जो दोनों का निधन हुआ इसमें। और उसके अलावा ये जो प्लेन है, इसमें बहुत सारे सेंसर्स है जो सेंस करके बताते हैं कि प्लेन अभी कौन सी कंडीशन में है, वो जमीन पे है, हवा में है, या उसका फ्यूल का स्टेटस क्या है, और बहुत सारी चीजें। तो इसमें कोई ऐसे दिख नहीं रहा है कि इलेक्ट्रिकल या फिर कोई ऐसा मैकेनिकल फ्लॉ था। और वहां पे क्लाइमेट भी आप देखोगे, इतना कुछ ऐसा थंडर ऐसा कुछ नहीं था, या फिर कोई बहुत बड़ी बारिश या ऐसा कुछ सीजन, ऐसा कुछ नहीं था कि जिसके वजह से, वेदर की वजह से अगर ये प्लेन क्रैश हुआ है, तो ऐसे कोई संदिग्ध चीज दिख नहीं रही। उसके अलावा इस फायर जो इंजिन्स है, या जो भी प्लेन का पार्ट जो बाहर से दिख रहे कैमरा में, जो फोटोज उन्होंने वीडियो शेयर किए, तो वहां पे भी ऐसा नहीं पता चल रहा है कि कोई आग लगी थी, या कोई कुछ अलग ही कुछ तरह से विमान हिल रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं पता चला। वो विमान थोड़ा सा ऊपर गया और वहां से डायरेक्टली डिक्लाइन हुआ, और वो क्रैश हो गया। तो एक्सपर्ट पायलट थे, विमान भी बहुत ही अच्छी कंडीशन में था, और उसके वजह से ये ऐसे कोई दुर्घटना होने जैसे दिख नहीं रही। तो बहुत सारे लोगों ने अभी एक वीडियोस बनाना चालू किया पिछले कुछ दिनों से। मैं देख रहा हूँ कि ये हैकिंग हो सकती है, इसमें कुछ
माल फंक्शनिंग जानबूझ के की गई होगी, क्योंकि हमारे बहुत सारे शत्रु राष्ट्र भी रहते हैं। तो उस अंदाजे से लोग बता रहे हैं। और अभी हाल ही में पहलगाम में जो दुखद घटना घटी घटी, तो उसके हिसाब से ये बताया जा रहा है कि कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं, लोगों में बहुत सारी चर्चा है। अगर ये बोइंग 787 इतना बड़ा हवाई जहाज, जिसने अपना एक अच्छा स्टेटस मेंटेन किया हुआ है फ्लाइट हिस्ट्री में, तो अचानक से ऐसे कुछ दुर्घटना नहीं हो सकती। इस प्लेन में 4 जनरेटर्स है। कल ही मैंने एक पायलट का वीडियो देखा, तो उन्होंने बताया कि 4 जनरेटर्स है और 2 बैकअप जनरेटर है। तो ऐसा भी नहीं कि जनरेटर्स फेल हो गए और तुरंत विमान ऐसा बैटरी या इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम की वजह से नीचे आया। तो इसमें गुंजाइश क्या रहती है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पार्ट है, या जिसे हम लोग सॉफ्टवेयर से जोड़ सके, ऑपरेशन टेक्नोलॉजी का जो पार्ट है, तो वो सिस्टम के ऊपर अभी बहुत लोगों को संदेह आने लगा है कि इसमें कुछ माल फंक्शनिंग या इसमें कुछ मालिशियस चीजें हो सकती है। तो मैं उसी एंगल से आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। इसी फ्लाइट के बारे में एक बहुत बड़ी न्यूज आई थी 2019 में, जो बताया जा रहा था कि इस फ्लाइट का जो 787 मॉडल है, उसका सोर्स कोड मीन्स जो कोडिंग रहता है, जो सॉफ्टवेयर रहता है, वो लीक लीक हुआ है। मैं सो कोई भी उसको डाउनलोड करके उसको देख सकता था कि इस ये सॉफ्टवेयर चलता कैसे है। तो आईओ एक्टिव करके एक कंपनी है, यूएस में ही है। तो उन्होंने इस कोड का एक्स कोड को डाउनलोड किया। उनके यहाँ पे जो रिसर्चर है, उन्होंने इसको अच्छे से स्टडी किया, जिसे सास्ट कहा जाता है। सास्ट का मतलब रहता है स्टैटिक कोड एनालिसिस। तो और उसमें क्या रहता है कि इस कोड को आप स्टडी करके आप बता सकते हो कंपनी को कि इसमें क्या क्या सिक्योरिटी फ्लॉज है। तो उन्होंने आईओ एक्टिव की टीम ने वहां पे अच्छे से स्टडी किया और उसका एक वाइट पेपर भी पब्लिश किया हुआ है, जो मैं उसकी लिंक भी ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप भी डाउनलोड करके देख सकते हो। तो वो जो कोड है उसमें बहुत सारे ऐसे वीकनेसेस है, ऐसे फ्लॉज है, जो हैकिंग के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो एक बहुत ही बड़ा मामला था। लेकिन बोइंग ने कंपनी ने इसे डिक्लाइन किया, ऐसे व्हाइट पेपर में स्पेसिफाइड है। आप व्हाइट पेपर को देख सकते हैं, मेरा कुछ मन की बात नहीं बता रहा हूँ मैं, ये पूरा डॉक्यूमेंटेड बात बता रहा हूँ। तो हो सकता है कि ऐसे भी हो सकता है कि ये जो कोड था, ये किसी साइबर टेररिस्ट के हाथ में लगा हो, उनके गैंग के। तो ऐसा हो सकता है, इसकी गुंजाइश हम लोग नकार नहीं सकते। उसके अलावा 2024 में ये जो बोइंग कंपनी है, इनके ऊपर एक साइबर अटैक हुआ था, जो लॉकबीट रैंसमवेयर करके गैंग है, उन्होंने किया था। और उन्होंने उनका बहुत सारा डेटा जो है वो चुराया था। तो अभी मैं थोड़ा पढ़ के बताता हूँ कौन सा डेटा उनका चुराया था। तो उनके जो सॉफ्टवेयर के कॉन्फ़िगरेशन है, मॉनिटरिंग लॉग्स है, ऑडिटिंग टूल्स, सिट्रिक्स लॉग, ईमेल बैकअप, प्रोविजनिंग सर्विसेज, सिक्योरिटी कंट्रोल्स रिलेटेड डेटा, ऐसे करीबन 43 मीन्स 40 GB से भी ज्यादा का डेटा चोरी हो गया था ये लॉकबीट रैंसमवेयर गैंग से मई 2024 में। और ये जो डेटा है, इसके बदले में उन्होंने, जो रैंसमवेयर गैंग है, उन्होंने बोला था कि $200 मिलियन हमें चाहिए। और बोइंग ने उसे डिक्लाइन कर दिया। जैसे एक प्रोटोकॉल रहता है कि रैंसमवेयर नहीं पे करना चाहिए, तो उन्होंने डिक्लाइन कर दिया। तो उन्होंने बताया था कि हैकर्स ने बताया था लॉकबिट रैंसमवेयर गैंग ने कि हम आपका डेटा लीक कर देंगे, हम उसको डार्क वेब पे बेचेंगे वॉटेवर। तो अगर आपने हमें ये $200 मिलियन नहीं दिए, तो बोइंग ने नहीं दिए, तो शायद ये डेटा भी लीक हो गया था। तो ये जो डेटा है कंपनी के अंदर का, उसमें भी कुछ जानकारी रहेगी कंपनी के बारे में, कंपनी के एक्स एम्प्लॉयज के बारे में, कंपनी का कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का भी उसमें इंफॉर्मेशन हो सकता है, जो किसी को, हमको बाहर वालों को पता नहीं है। वो कंपनी की जानकारी हो सकती है, उनके प्लेन्स की भी कुछ जानकारी हो सकती है, हमें इतना ज्यादा जानकारी नहीं है ये हमले में क्या क्या उन्होंने लीक किया। तो उसके बाद अभी 2025 में ये जो इंसिडेंट हुआ, तो ये ऐसे जैसे चेन दिख रही है, तो इसका एक लिंक भी लगता है कि वो जो सोर्स कोड लीक हुआ था, उसके बाद रैंसमवेयर अटैक हुआ था, उसके बाद ये हमला हुआ। तो इसमें हो सकता है कि कोई मालवेयर ऐसा बनाया गया था, या कोई माल फंक्शनिंग की गई थी, जिसके वजह से प्लेन को हैक किया जा सकता है।
तो इसकी पुख्ता जानकारी हमारे पास अभी नहीं है। जब इन्वेस्टिगेशन आगे जाएगा और इन्वेस्टिगेशन के बाद रिपोर्ट पब्लिश होगा तभी कोई जानकारी हमारे हाथ में लग सकती है। तो इसमें मैं कुछ चीजें जो है मैंने स्टडी की है, मैंने काफी अच्छे से स्टडी किया है इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को। और मेरे पास कुछ सुराग जैसे जैसे हम लोग देखते हैं, तो जो आपने भी वीडियोस देखे आप और मैंने जो भी रिसर्च पेपर्स जो अवेलेबल है पब्लिकली, उसको ही स्टडी करके मैंने थोड़ा बहुत स्टडी किया हुआ है। मैं भी एक रिसर्चर हूँ साइबर सिक्योरिटी का, तो हर एक एंगल से हम लोग स्टडी करते हैं। तो इसमें एयर ग्राउंड सेंसिंग सिस्टम रहता है। जो जो विमान है, एरोप्लेन है, उसमें जब वो विमान एरोप्लेन जब जमीन पे रहता है तो वहां पे सेंसर्स रहते हैं। तो ये सेंसर्स क्या करते हैं, एरोप्लेन कंप्यूटर को बताते हैं, एरोप्लेन में जो सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर है, उसको बताते हैं कि अभी भी हम लोग जमीन पे है, अभी हम लोग हवा में नहीं है, हम लोग जमीन पे है। तो अब टायर्स जो है, जो उनके व्हील्स है, वो अंदर नहीं ले सकते। तो इससे क्या होता है कि जो लैंडिंग गियर रहता है, जो गियर रहता है, जो पायलट, दो पायलट के बीच में जो कुछ गियर्स रहते हैं, जिससे वो जो नीचे के जो टायर्स है वो सब अंदर आता है। तो वो लैंडिंग गियर का जो मैकेनिज्म है, जब जहाज जमीन के पास आएगा तभी वो टायर बाहर आते हैं। जब जहाज हवा में रहेगा तो टायर अंदर रहने चाहिए, क्योंकि हवा का प्रतिरोध कम हो। और जब जहाज नीचे आएगा तभी भी टायर बाहर आने चाहिए, नहीं तो जहाज जमीन पे टकराएगा। तो जहाज जो है, हवाई जहाज, जो जमीन को ना टकराए इसके लिए वो टायर्स को एक मैकेनिज्म दिया जाता है कि वो ऐसे ही जमीन पे जहाज खड़ा है और आप ऐसे टायर बंद नहीं कर सकते, क्योंकि वो ग्राउंड पे है, वो सेंसर डिटेक्ट करता है। जब जैसे ही जहाज हवा में जाएगा तो एक एंगल आता है, जिसके बाद वहां पे दो तरह के सेंसर्स रहते हैं। जो एक रहता है जो टिल्ट को रिकॉग्नाइज करता है, और एक रहता है जो व्हील को, जो प्रेशर आ रहा है ग्राउंड पे, उसको उसके हिसाब से एक अलाइनमेंट चेंज होता है, उसका उसका एक सेंसर रहता है। मैं मोटा मोटा भाषा में बोल रहा हूँ, ज्यादा टेक्निकल में नहीं जा रहा हूँ। तो इससे क्या होता है, दो सेंसर से हवाई जहाज को पता चल रहा है कि अभी हम लोग ग्राउंड के थोड़ा ऊपर आ चुके हैं। और उसके बाद जो है वहां पे एक गियर जैसे रहता है हमारे गाड़ी का, तो वैसे ही एक सिस्टम रहता है जिसे लैंडिंग गियर ऑपरेशन कहा जाता है। तो उसको हिला, उसको खींच के और सब जो टायर्स है वो अंदर आ जाते हैं। जो मुझे पता चला है, जो ये बोइंग का ही एक डॉक्यूमेंट है, मैनुअल है, उसको स्टडी करके जो मैंने निकाला, तो उस हिसाब से जो मेरी जानकारी है तो उसके हिसाब से ऐसा होता है। तो अभी ये जो इंसिडेंट हुआ इसमें अभी क्या पता चल रहा है कि अ, जैसे आपने भी, सब लोगों ने वीडियो देखा रहेगा, तो क्या हो रहा है कि जो अ, ये जो क्रैश हुआ जो एरोप्लेन ऊपर भी गया हवा में तो भी उसके टायर्स बाहर ही थे, वो अंदर नहीं गए। तो इसका मतलब है कि कंप्यूटर को वो सिग्नल ही नहीं मिला कि हम लोग ग्राउंड के ऊपर आ चुके हैं, या फिर सिग्नल कंप्यूटर ने दिया और कहाँ पे तो कुछ गड़बड़ हो गई, सिस्टम हैंग हो गया, कुछ भी हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा संदिग्ध चीजें बढ़ती है मन में कि ये कोई कंप्यूटराइज माल फंक्शनिंग तो नहीं हुआ। तो अभी तक हमें पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे दिख रहा है कि कंप्यूटर से जब पता चलता है सिस्टम को कि अभी आप अपने जो व्हील जो बाहर है नीचे, तो उसको अंदर ले सकते हो, जो अभी लैंडिंग गियर चलेगा, तो वही सिग्नल नहीं मिला और वहां से वो प्लेन थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे डिक्लाइन हुआ। तो एक एक बहुत ही पुख्ता एकदम ऐसे वीडियो में दिख रहा है, ऐसा एविडेंस है। तो ये जो रिपोर्ट है इसमें ये अगस्त 2019 में पब्लिश हुआ था, व्हाइट पेपर है। तो इसमें उन्होंने बताया गया है कि इट इज पब्लिकली अवेलेबल मटेरियल, तो सब लोग यूज कर सकते हैं। और उनको अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं किया गया बोइंग के पास से, तो उसके बारे में भी उन्होंने पेज नंबर 3 पे लिखा हुआ है कि हम लोगों ने पब्लिकली एक्सेसिबल बोइंग का सर्वर में एक इशू ढूंढा, जो गूगल सर्च करके उसका कोड मिल रहा था, मल्टीपल फाइल्स मिल रही थी, और उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन उन्होंने किया, जिसे सोर्स कोड एनालिसिस जो हम लोग बोलते हैं। तो उसका एनालिसिस किया और उस उनको जो कोड मिला वो था बोइंग 787 और बोइंग 737 मॉडल के बारे में। और ये जो कोड था वो फर्मवेयर जो रहता है, क्रू इंफॉर्मेशन सिस्टम
मेंटेनेंस सिस्टम CIS-MS के बारे में और ऑनबोर्ड नेटवर्किंग सिस्टम ONS के बारे में। तो इसको उन्होंने स्टडी करके उन्होंने एक काफी अच्छा एनालिसिस बोइंग के साथ शेयर किया और हनीवेल के साथ भी शेयर किया। और उन्होंने बताया कि ये जो है जो भी आप वल्नरेबिलिटीज बोल रहे हैं, ये एक्सप्लॉइट नहीं होगा, मीन्स ये एक्चुअली हैकिंग में इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि आपने कुछ पार्ट ही कोड का स्टडी किया हुआ है और पूरा सिस्टम को एक्सेस लेके इसको एक्सप्लॉइट नहीं किया, मीन्स उस पर हैकिंग एक्टिविटी या इथिकल हैकिंग प्रैक्टिसेस नहीं किए। तो ये ऐसा कुछ हैकिंग एक्टिविटी हो नहीं सकता। और उन्होंने यहाँ पे ऐसे भी बताया गया है कि उनको एक टेस्ट लैब का भी एक्सेस चाहिए था बोइंग का, ताकि वो चेक करे, लेकिन वो नहीं दिया गया। यहाँ पे 3 तरह के नेटवर्क रहते हैं जो फ्लाइट में। तो पहला रहता है ओपन डेटा नेटवर्क, दूसरा रहता है IDN जिसे आइसोलेटेड डेटा नेटवर्क कहा जाता है, तीसरा रहता है CDN कॉमन डेटा नेटवर्क। और ये तीनों भी नेटवर्क अपने अपनी जगह पे अलग अलग सिक्योरिटी फीचर्स के साथ कॉन्फ़िगर रहते हैं। तो जो पहला ओपन डेटा नेटवर्क है, ये सबसे कम सिक्योरिटी प्रोविज़न वाला माना जाता है, कम विश्वसनीय माना जाता है। और इसका मतलब है कि इसको बहुत सारे लोग कनेक्ट कर सकते हैं, जो भी पैसेंजर्स है, और बहुत सारे उपकरण भी लोग इससे कनेक्ट करवा सकते हैं। तो इसका इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम, एयरपोर्ट टर्मिनल वायरलेस नेटवर्क, इसके साथ इसका यूज़ हो सकता है। उसके अलावा ODN का रूटिंग और एक्सेस कंट्रोल ईथरनेट गेटवे मॉड्यूल EGM के माध्यम से किया जाता है। दूसरा नेटवर्क है जो आइसोलेटेड डेटा नेटवर्क। ये जो श्रृंखला रहती है उसमें सुरक्षित उपकरणों की जो श्रृंखला रहती है उसको कनेक्टिविटी प्रदान करता है। ये जो नेटवर्क है IDN, ये थोड़ा सिक्योर्ड रहता है और जिसमें रूटिंग और एक्सेस कंट्रोल रहते हैं। क्रीव इंफॉर्मेशन सिस्टम, मेंटेनेंस सिस्टम, फाइल सर्वर मॉड्यूल, जिसे हम लोग कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं कि CIS-MS, इसके द्वारा वो संचालित होता है। और तीसरा जो नेटवर्क है कॉमन डेटा नेटवर्क, ये फ्लाइट 787 विमान का बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेटवर्क है, जिसे बैकबोन नेटवर्क कहा जा सकता है। और इससे एरोप्लेन की बहुत सारी सिस्टम्स जुड़ी रहती है और यह तय करता है कि ODN या IDN जो हम लोगों ने देखे, ओपन डेटा नेटवर्क या आइसोलेटेड डेटा नेटवर्क से आने वाला कौन सा ट्रैफिक CDN में आगे अनुमति प्राप्त करेगा, जैसे थोड़ा ऑथेंटिकेशन भी करता है। और इस डिज़ाइन के अनुसार ODN और CDN के बीच कोई भी भौतिक पृथक्करण नहीं है, मीन्स फिजिकल आइसोलेशन नहीं है। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी इस आयोवा एक्टिव के वाइट पेपर में दी गई है। ये जो कॉमन डेटा नेटवर्क है CDN जिसे कहा जाता है, इससे करीबन 21 रिमोट कंट्रोल कॉन्सनट्रेटर्स कनेक्टेड रहते हैं, जिसे RDC कहा जाता है। और ये सब जो है ये डेटा लोडिंग करने के लिए सक्षम बनाते हैं सिस्टम को। और इसमें बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट जो भी फ्लाइट के कंट्रोलर्स है, एक्चुएटर है और सिस्टम्स है, सब सिस्टम्स है, वो कनेक्टेड रहती है। तो ये जो CDN है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। तो इसमें जैसे स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, मेन इंजन डेटा कंसंट्रेटर कनेक्टेड रहता है, ब्रेक सिस्टम कंट्रोल कार्ड्स कनेक्टेड रहते हैं, वॉल कंट्रोल सर्किट कार्ड कनेक्टेड रहते हैं, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स डेटा कंसंट्रेटर कनेक्टेड रहते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर पंप कंट्रोलर भी रहता है, इलेक्ट्रिक कंट्रोल ब्रेक एक्चुएटर, फ्यूल क्वांटिटी कंट्रोल भी इससे होता है, इमरजेंसी पावर असिस्ट सिस्टम, वायरलेस इमरजेंसी लाइट सिस्टम, रैम एयर फैन कंट्रोलर, मेंटेनेंस डिस्प्ले यूनिट, कैबिन एयर कंप्रेसर, शट ऑफ फ्यूल मॉड्यूल, रिफ्यूल कंट्रोल पैनल। देखिए फ्यूल की भी बहुत सारे कंट्रोल्स इस नेटवर्क से कनेक्टेड रहते हैं CDN के। और विंग आइस प्रोटेक्शन सिस्टम, बस पावर कंट्रोल यूनिट, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, सेकेंडरी पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट,
इंजन मॉनिटर यूनिट, इलेक्ट्रॉनिक इंजन कंट्रोल, रिमोट पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट, ग्राफिक जनरेटर डिस्प्ले, फ्लाइट रिकॉर्डर और ऑडियो यूनिट्स। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट जो भी मेकैनिज़म्स है फ्लाइट में ऑपरेशंस के, तो उनकी ओटी टेक्नोलॉजी मीन्स ऑपरेशन टेक्नोलॉजी इससे कनेक्टेड रहती है। और ये जो आईओ एक्टिव का पेपर है, इसमें बताया गया है कि कैसे हैकर इसमें जो सॉफ्टवेयर की वीकनेसेस है या वल्नरेबिलिटीज़ है उसको एक्सप्लॉइट करके ओडीएन नेटवर्क से आईडीएन नेटवर्क को बाईपास करके वो सीडीएन तक पहुंच सकता है और वहाँ पे वो बहुत सारी मालिशियस एक्टिविटी, हैकिंग एक्टिविटीज़ कर सकता है। तो इसको एक इस पेपर में अच्छे से जितना भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन उनको मिला आईओ एक्टिव के रिसर्चर को, उन्होंने उसको स्टडी करके उसको प्रॉपरली वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करके एनालिसिस करके वाइट पेपर में डाला हुआ है। ये जो कोड लीक हुआ था उसमें .vxe फाइल्स थी, जिसे कहा जाता है VX इंजन एग्जीक्यूटेबल फाइल। और वो जो फाइल्स है वो अपडेट्स जो सॉफ्टवेयर का रहते हैं उसके लिए और उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज होती है। और उनको .so फाइल मिली थी, जिसका फुल फॉर्म रहता है शेयर्ड ऑब्जेक्ट फाइल्स। और वो जो फाइल्स है लिनक्स बेस्ड सिस्टम के शेयर्ड लाइब्रेरीज की तरह यूज होती है। और जैसे माइक्रोसॉफ्ट .NET, अगर आपको किसी को पता रहेगा, तो उसमें जैसे DLL फाइल्स रहते हैं वैसे वो फाइल्स रहती है। तो तो इसमें CISMS जो है सिस्टम, उसको उसको हैक किया जा सकता है उनके हिसाब से, व्हाइट पेपर के हिसाब से। तो STR कॉपी, स्प्रिंट ऐप और STR कैट, ये जो फंक्शंस रहते हैं ये कोडिंग में, तो जिससे बफर ओवरफ्लो होता है। बफर ओवरफ्लो मीन्स जो मेमोरी रहती है कोई भी ऑपरेशन टेक्नोलॉजी या सिस्टम की, तो उसमें एक लिमिट रहता है। वो लिमिट के बाहर अगर आपने डाटा उसमें लोड किया, डेटा डालने की कोशिश की, तो वो हैंग हो जाएगी, वो बफर ओवरफ्लो हो जाएगी, उसका लिमिट क्रॉस हो जाएगा। तो वो बफर ओवरफ्लो का जो इन्वेस्टिगेशन है, उन्होंने प्रॉपरली इस पेपर में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। और बफर ओवरफ्लो होने के बाद क्या होगा, वो सिस्टम हैंग हो जाएगा। तो उन्होंने बताया था कि भाई ये जो है ये बहुत ही क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी है, जिसको आपको फिक्स करना चाहिए। और इसके अलावा इन्होंने ये पेपर में, अगर हम आखिरी पन्नों में आते हैं, तो यहाँ पे बताया गया है कि ये जो सिस्टम है ये 3 तरीके से एक्सेस होती है मेंटेनेंस ऑपरेशन के लिए। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो एक एक मेंटेनेंस ऑपरेशन आप वायर लगा के कर सकते हो इस सिस्टम को। जैसे एक कोई मेंटेनेंस इंजीनियर आ गया, तो उसने वायर लगाया और वहां पे जो फ्लाइट का सिस्टम है उसका मेंटेनेंस किया, उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट जो करने थे या कुछ भी उसका जो मेंटेनेंस ऑपरेशन लिस्ट है वो उसको एग्जीक्यूट किया। दूसरी चीज है जो वायरलेस, जिसमें क्या होता है कि वायरलेसली CWLU या TWLU की सिस्टम को लिमिटेड सेट ऑफ मेंटेनेंस ऑपरेशन इनेबल कर सकते हैं। तो वायरलेसली भी वो कनेक्ट रहता है। और तीसरा जो ऑप्शन है वो मुझे बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग लगा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि प्लेन में ऐसा होता रहेगा। वो है फुल्ली वायरलेस। तो इसमें क्या होता है कि एक चैलेंज कोड दिया जाता है। चैलेंज कोड मतलब जैसे हमारे पास OTP आता है, तो ऐसे एक चैलेंज कोड आता है सिस्टम से, उस वो जिसके पास रहेगा तो वो सिस्टम को वायरलेसली कनेक्ट कर सकता है वाईफाई की तरह। तो इससे मेंटेनेंस शायद रिमोटली भी वो करते रहेंगे आसपास जो भी लोग हैं। और मुझे थोड़ा ये शॉकिंग लगा कि प्लेन की जो सिस्टम है उसको वायरलेसली भी कनेक्ट किया जा सकता है। और यहाँ पे थोड़ा एक सुराग जैसा मिलता है कि अगर एक कोई माल फंक्शनिंग हुई है तो इसमें जरूर वायरलेस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया रहेगा। अभी और थोड़ी सी जानकारी मैं और देना चाहता हूँ। अभी ये जो वायरलेस जो इन्होंने बोला हुआ है, वायरलेस फुल ऑपरेशन, फुल कंट्रोल ऑन द सिस्टम, तो इसमें वहां पे तो लिखा नहीं है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज की जाती है। लेकिन जब मैंने गूगल पे सर्च मारा तो बोइंग के बहुत सारे मैनुअल मिले, बहुत सारे वेब पेजेस मिले, तो जिसमें पता चल रहा है कि वाईफाई फ्रीक्वेंसी बैंड जो यूज होती है फ्लाइट में ये सिस्टम के लिए, वो है 2.4 गीगाहर्ट्ज या 5 गीगाहर्ट्ज।
जो हमारे घर पे भी जो वाईफाई राउटर रहता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है। उसके अलावा वायरलेस एविनोटिक्स इंट्रा कम्युनिकेशन WAIC, एक वाईफाई फ्रीक्वेंसी यूज होती है जो है 4.2 टू 4.4 गीगाहर्ट्ज। तो ये चार ही वायरलेस फ्रीक्वेंसीज मुझे जो इंटरनेट पे अवेलेबल डेटा है उसमें मिली, 2.4 गीगाहर्ट्ज, 5 गीगाहर्ट्ज और 4.2 गीगाहर्ट्ज टू 4.4 गीगाहर्ट्ज। तो इसमें अगर आप देखेंगे सबसे कम जो रेंज है वो है 4.2 या 4.4 गीगाहर्ट्ज, जो ज्यादा से ज्यादा 50 मीटर तक आप वो सिस्टम को एक्सेस कर पाओगे। और 5 गीगाहर्ट्ज जैसे आपने घर पे भी देखा रहेगा कि जो हमारे घर पे जो वाईफाई राउटर रहते हैं, अगर आप 5G यूज कर रहे हैं आपके घर पे, वाईफाई राउटर जो दो एंटीना वाला जो डिवाइस रहता है, तो 5G यूज कर रहे हैं तो आप अगर हॉल में उसको वाईफाई राउटर लगा हुआ है तो अगर बेडरूम में चले गए तो सिग्नल चला जाता है। उसको बहुत ही खुला एटमॉस्फेयर लगता है, वॉल्स ज्यादा रहेगी तो आपका नेटवर्क डिस्टर्ब होता है। एक छोटी जगह पे वो अच्छे से चलता है 5G। और 2.4 गीगाहर्ट्ज का जो इंटरनेट रहता है वो थोड़ा लंबी दूरी तक चलता है। वो तुरंत ऐसे एटोनेशन नहीं होता उसका, मीन्स वो डिस्टॉर्ट नहीं होता। तो जो 5G का नेटवर्क रहता है उसकी ज्यादा से ज्यादा 60 मीटर तक एक्सेस हो सकती है। और 2.4 गीगाहर्ट्ज का जो फ्रीक्वेंसी है वाईफाई का, उसका एक्सेस 150 मीटर तक हो सकता है। तो इसका मतलब ये बहुत ही दूर से कोई फ्लाइट के सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है कि जो इसमें पता चल रही है फ्रीक्वेंसीज के वजह से बहुत दूर से वो जो सिस्टम जो मैंने बोली वायरलेस, फुल वायरलेस एक्सेस, वो नहीं हो सकती अकॉर्डिंग टू जो भी डेटा मुझे मिला। हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, लेकिन जब डेटा पुख्ता जानकारी आएगी तो हम इसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अभी तक जो मुझे इंटरनेट के माध्यम से जो PDFs और बहुत सारी चीजें मिली, तो उसके हिसाब से इतना ही हो सकता है। तो 150 मीटर लगभग एकदम ही प्लेन के आसपास का ही कोई व्यक्ति हो सकता है जो इसको कुछ माल फंक्शनिंग कर सकता है, या फिर प्लेन में अंदर बैठा हुआ व्यक्ति भी माल फंक्शनिंग कर सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो व्यक्ति प्लेन में ही था, या आजू बाजू में था प्लेन के, या फिर वो जब प्लेन में अहमदाबाद आई थी सुबह में तभी उसने माल फंक्शनिंग इंस्टॉल करके वो चला गया। तो ये हो सकता है, मैं नहीं बोलता कि ऐसा होगा या हुआ है। तो हमें शायद इन्वेस्टिगेशन से आगे पता चले। और इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे चैलेंज कोड होना चाहिए, जैसे मैंने बोला OTP जैसा एक कोड आता है, तो उसको कैसे मिलेगा, तो वो भी एक क्वेश्चन है। और में से एक आदमी का काम हो ही नहीं सकता अगर ऐसे उसने कुछ माल फंक्शनिंग किया है। तो अभी के लिए हम लोग सिर्फ ऐसे बात कर सकते हैं कि ऐसा हुआ रहेगा वैसा हुआ रहेगा, लेकिन जब तक पुख्ता जानकारी नहीं आती या जो अथॉरिटीज है जो इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है उनको पता चल सकता है जब ज्यादा डीप में वो लोग एनालिसिस करेंगे। लेकिन अभी वो फ्लाइट भी क्रैश हो चुका है तो बहुत सारे सुराग भी उसमें जल के राख हो गए रहेंगे। लेकिन जो ब्लैक बॉक्स मिला हुआ है जिसमें रिकॉर्डिंग रहती है, एक जो बॉक्स रहता है उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग रहती है, एक जो बॉक्स रहता है जिसमें सभी एक्टिविटीज सेंसर्स का डेटा कंटिन्यूस रिकॉर्ड होता है। तो उससे हमें पता चलेगा आगे इन्वेस्टिगेशन में कि एक्चुअल में क्या हुआ था, इंजन बंद पड़े थे, सभी जनरेटर बंद हुए थे, या कोई हाइड्रोलिक का प्रॉब्लम था। तो और तभी विमान में वो लोग क्या बात कर रहे थे, तो ऐसे बहुत सारी चीजें पता चलेगी। तो ये जो 1 मिनट के करीब शायद ये जो ट्रैवल रहा एरोप्लेन का हवा में, कुछ सेकंड ही, एक्चुअली 1 मिनट भी ज्यादा बोल रहा हूँ, तो इसमें बहुत ही वो जो डेटा है वो बहुत ही क्रुशियल है। तो मुझे लगता है कि हमें जो सिस्टम है उसके ऊपर भरोसा रखना चाहिए। और कोई भी डर पैदा करने का ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाना चाहिए। तो मैं इस वीडियो का पर्पस वो भी नहीं है। मैं सिर्फ ये जो अवेलेबल रिसर्च पेपर्स है, जो भी मटेरियल है, उसको स्टडी करके जो बताना चाहता था वो मैंने एनालिसिस करके बताया। क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या हुआ रहेगा, क्या होता रहेगा, तो ऐसे हम लोग सिर्फ बोल सकते हैं, लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली नहीं होता तब तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं। तो बहुत ही डिफिकल्ट है हैकर को भी ये प्लेन हैक करना, क्योंकि इसमें चैलेंज कोड है, इसमें कुछ रेंज दी हुई है फ्रीक्वेंसी की, उसके बाहर जाके आप कुछ एक्टिविटी नहीं कर सकते माल फंक्शनिंग की। और
तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो लेट्स सी, अभी कुछ दिनों बाद जो रिपोर्ट आएगी और अगर उसमें जानकारी पुख्ता रही तो हमें पता चलेगा कि क्या हुआ है। ये जो वीडियो मैंने बनाया हुआ है, ये किसी के भी मन में कोई डर पैदा हो इसके लिए नहीं बनाया हुआ है, या फिर कोई कंपनी के अगेंस्ट नहीं बनाया हुआ है, ना किसी कंट्री के अगेंस्ट बनाया हुआ है। तो ये वीडियो जो है, ये थोड़ी जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन है और जिसके ऊपर ये प्लेन का जो भी मेंटेनेंस या जो भी करना चाहिए था, अगर उसमें कोई सुराग मिलते हैं, कोई फ्लॉज मिलते हैं, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करे, कैसे उसको ओवरकम करे, उसके लिए बनाया गया है। तो मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ और मुझे पता है कि ऐसे वीडियोस हमें तुरंत नहीं बनाने चाहिए। मैंने भी 10 दिन स्टडी किया हुआ है, बहुत सारे पेपर्स, बहुत सारी चीज़ें स्टडी करके मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। तो आप देख सकते हो मेरे हाथ में बहुत सारे पेपर्स है जिनको स्टडी करके मैंने वीडियो बनाया हुआ है। और ये जो भी मैंने बात की है उसके रेफरेंस लिंक मैं आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जिन जिन भी कुटुंबों को इस के हादसे में, जिनके दोस्त चले गए, जिनके मित्र परिवार जो भी व्यक्ति चले गए, तो उनके लिए एक संवेदना व्यक्त करता हूँ और इस वीडियो को यहाँ पे रोकता हूँ। और आप सुरक्षित रहिए, आप साइबर सुरक्षित रहिए। थैंक यू।